हेलो एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अन्न रक्षा अध्याय। ठीक है, इसमें ना अन्न के बारे में बताया कि हमको कैसा अन्न खाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि अन्न अच्छा है या नहीं, उसमें विष है या नहीं, अगर उसमें विष है तो क्या लक्षण होंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, अन्न शब्द पकाकर तैयार किए गए या खाए जाने योग्य पदार्थ को वाचक। ठीक है, अन्न शब्द से क्या मतलब है, जो पकाकर खाया जाता है। ठीक है, तो उसको अन्न कहते हैं। उसके बाद अब आगे से पढ़ते हैं हम। प्राणाचार्य की नियुक्ति। जो राजा का प्राणाचार्य होता है ना, मतलब जो ये सब कंफर्म करता है कि राजा कैसा भोजन करे, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए जो एक स्पेशल व्यक्ति होता है उसे प्राणाचार्य कहते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यं निवेशयेत् सर्वदा स भवेत् एवं सर्वत्र प्रतिजाग्रवी। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राजभवन के समीप शास्त्रज्ञ कुशल चिकित्सक को रखे, इसकी नियुक्ति करे अथवा उसके रहने की व्यवस्था करे। ऐसा करने पर वह चिकित्सक राजा के आहार विहार आदि के प्रति सदैव जागरूक रहता है। ठीक है, कि एक ऐसा चिकित्सक उसको नियुक्त करना चाहिए जो उसके घर के समीप हो, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो, ताकि वो राजा के आहार विहार सबका ध्यान रखते हुए राजा का उसके प्रति जागरूक रखे कि आपको कैसा आहार लेना है, कैसा विहार लेना है, वो जो खाना खा रहे हैं वो सही है या नहीं, उससे उनके प्राणों में कोई मतलब उनके प्राणों की रक्षा तो होगी। इस सब का ध्यान रखने के लिए उन्हें प्राणाचार्य की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, फिर है चिकित्सक का कर्तव्य, कि एक चिकित्सक का कर्तव्य क्या होता है। अन्नपातम विषाद रक्षेद विशेषेण महीपते योगक्षेमो तदा यत्तो धर्माद्या निबंधना। राजा या श्रीमान पुरुष जिस अन्नपान का सेवन करे उसमें कहीं से किसी प्रकार का विष का प्रयोग तो नहीं हुआ हो, उसकी परीक्षा कर उनकी रक्षा चिकित्सक करता है, क्योंकि राजा के विधि पूर्वक रक्षा होने पर ही उससे योगक्षेम मतलब जीविका कुशल तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए वैद्य को, जो राजा है उसके अन्नपान का सेवन कर रहा है, उसमें कोई विष तो नहीं है, उनके सबकी परीक्षा करना चाहिए किसको, चिकित्सक को। ठीक है, क्योंकि राजा की अगर हमने रक्षा करी तभी हमारी जीविका कुशलता धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए उसका मेन कर्तव्य क्या है कि उसे राजा की वो रक्षा करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है विषैले भात के लक्षण, कि अगर चावल में विष मिला है तो वो कैसा होगा, हमको देख के पता लग जाएगा कि हाँ इसमें विष है। ओदनो विश्वान सांद्रो यात्य विश्राव्यतामिव चिरेण पच्यते पक्वो भवेत् परियुषितोपम मयूरकंड तुल्योष्मा मोह मूर्छा प्रशयकृत हियते वर्णगंधाद्य क्लिद्यते चंद्रिकाचित। विष मिला हुआ भात कुछ गीला सा रहता है, ऐसा लगता है मानो उनमें से मांड न निकाला गया हो। ठीक है, यदि पकते समय ही विष डाल दिया गया हो तो चावल देर से पकते हैं। पके हुए भात में विष मिलाया हो तो बासी भात जैसा दिखता है। ठीक है, उनमें से जो भाप निकलती है वह मोर के कंठ के समान वर्ण वाली निकलती है। उस भाप के लगने से अथवा उस भात के खोलने से मोह मूर्छा आदि होते हैं। मुख से लार निकलती है। विषैला भात अपने स्वाभाविक रूप रसगंध वाला नहीं रहता, उसमें गलन और सड़न पैदा होती है, उसमें चंद्रिका जैसी दिखाई देती है। ठीक है, अगर विष मिला हुआ भात है, ठीक है, तो पूरा गीला गीला सा इकट्ठा हो जाएगा। मंड और सिक्त भाग होता है ना, ज़्यादा उसमें से अगर पानी नहीं निकाला, उसमें ज़्यादा पानी में था और उसमें उनने छाना नहीं, उसमें पूरा पानी मिला है तो वो ऐसे गीला हो जाएगा। ठीक है, अगर पकते समय डाला है तो वो अच्छे से पकेगा नहीं, और अगर पकने के बाद डाला है तो कैसा हो जाएगा, बासी दिखेगा। ठीक है, और उसमें से जो भाप निकलेगी ना वो मोर के कंठ के समान नीली निकलेगी। और उस भाप अगर हम उस भाप को सूंघते भी है तो हमें मोह मूर्छा मतलब चक्कर आ जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, ज़्यादा सलाइवेशन होगा। ठीक है, और उसका ना रूप रंग गंध सब अलग हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, बहुत अजीब सा होगा, नॉर्मल जैसा भात होता है वैसा नहीं होगा। सड़न पैदा हो जाएगी और उसमें चंद्रिका दिखाई देगी, मतलब शाइनिंग टाइप दिखाई देगा। ठीक है, ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें कि विष का आमाशय में पहुँचने पे क्या लक्षण होंगे, विषैले अन्न के लक्षण, विष कौन सा जानवर कैसे आवाज़ निकालता है, कौन सा जानवर क्या रिएक्शन देते होती है, उनकी अग्नि पर क्रिया करने पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, उसके बाद है विषैले व्यंजनों के लक्षण। व्यंजन्यासु शुष्यन्ति ध्यामक्वा क्वाथिना तत्र च हीन अतिरिक्ता विकृता छाया दृश्यते नैव
फेन उर्दू राजी सीमन तंतु बुद्बुद संभव विच्छिन्न विरसा रागा खांडवा शाक मामिश। विष युक्त व्यंजन मतलब शाक तरकारी जो भी सब्जी वगैरह जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, और उनमें उनका रस मलिन हो जाते हैं। उन रसों में यदि छाया दिखाई भी पड़ती है तो वह हीन अंगों वाली दिखाई पड़ती है या फिर अतिरिक्त अंगों वाली या विकृत छाया दिखाई देती है, छाया दिखाई ही नहीं देती है। उन व्यंजनों के विष के कारण ऊपर की ओर झाग उठने लगता है, रेखाएं दिखाई देती है, बीच में फटा हुआ सा तंतु जैसा बुलबुले जैसा उठने लगता है। राग खाडव शाक मांस रसों के आकार कटे फटे दिखाई देते हैं और खाने पर उनका रस विकृत हो जाता है, ठीक है, कि किसी में विकृत है, जो सब्जी वगैरह हम लेते हैं वो विकृत है तो वो सूख जाती है या फिर उनका रस मलिन हो जाएंगे और वो ना मतलब जैसे वो दिखते हैं वैसे नहीं दिखेंगे, या तो हीन अंग या फिर अधिक अंग वाले या फिर कुछ अजीब गरीब दिखेगा, ठीक है। उसके ऊपर झाग निकलेगा, रेखाएं दिखाई देगी, फटा हुआ सा तंतु मतलब बस रेसे युक्त होगा, बुलबुले झाग उत्पन्न होगा उसमें, ठीक है। और जो राग शाडो मतलब जो बोलते हैं अचार मुरब्बे मांस रस सब्जी ये सब जो होता है ना वो भी खट्टे फटे दिखाई देंगे और खाने पर रस विकृत होगा, मतलब हमने जैसे टेस्ट किया तो हमको लगेगा कि कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, नॉर्मल नहीं है। उसके बाद है विषैली वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण, मतलब हर चीज़ का अलग अलग लक्षण है। नीला राजी रसे ताम्रा क्षीरे दधनी दृश्यते शावा अपिता सीता तक्रे घरते पानीय संभवा वस्तुनि शात कपोदाभ राजी कृष्णा तुषोदक काली मध्यांबसो शोद्रेण हरित तेल ऋणोपम पाक फलानां मामानां पक्वानां परिकोथनं द्रव्याणां आद्र शुष्काणां शात्तां म्लनि विवर्णते मृदूनां कठिनानां च भवेत् स्पर्श विपर्य मालस्य स्फुटिताग्रत्वं म्लानिर्गन्धान्तरोद्भव ध्याममण्डलता वस्त्रे सदनं तन्तुपक्ष्मणां धातुमौक्तिकाष्ठास्म रत्नादिषु मलाक्तता स्नेह स्पर्श प्रभा हानि सप्रभत्वं तुम मृण्मय। मतलब हर चीज़ का अलग अलग है कि मांस में दूध में कैसे पता चलेगा कि इसमें विष है। विषैले मांस रस में नीली रेखाएं दिखेगी, दूध में लाल रेखाएं दिखेगी, दही में काली पीली और सफ़ेद मट्ठे में, ठीक है। मांस रस में नीली, दूध में लाल, दही में काली, पीली और सफ़ेद कैसे की मट्ठे में, घी में पानी की जैसी। मस्तु क्या होता है, दही के ऊपर जो पानी निकलता है ना वो उसमें किसी कबूतर के वर्ण की। तुषोदक में काली रेखा, मध्य में और जल में काली रेखा, मधु में हरे वर्ण की, तेल में अरुण ईट के समान वर्ण वाली, ठीक है। तो मांस रस में नीली, दूध में लाल, दही में काली, मट्ठे में सफ़ेद या पीली, घी में पानी जैसी, मस्तु में कबूतर के वर्ण की, तुषोदक में काली, मध्य और जल में भी काली, ठीक है। तुषोदक मध्य और जल में काली, मधु में हरी और तेल में अरुण वर्ण की, मतलब ईट के समान। फिर क्या है, विष के प्रभाव से कच्चे फल शीघ्र पक जाते हैं और पके हुए फल में सड़न होती है। गीले या सूखे पदार्थ विष प्रयोग से मलिन और विकृत हो जाते हैं। कोमल कठोर पदार्थ स्पर्श में अंतर पड़ता है, अतः इससे इस प्रकार समझे कि विष प्रयोग से मृदु द्रव्य कठोर और कठोर द्रव्य मृदु हो जाते हैं। माला के फूलों को अगले हिस्से फूट जाते हैं, मलिन पड़ जाते हैं, उनकी गंध विकृत हो जाती है। वस्त्र पर सूखापन चकते पड़ जाते हैं, उनके धागे व रोएं ढीले पड़ जाते हैं या टूटने लगते हैं। सोना आदि की धातु के आभूषण, मोती आदि में, लकड़ी में, कुर्सी टेबल चौकी छड़ी आदि में, पत्थर में गढ़े पात्रों पर हीरे आदि उत्तम रत्नों में मेलापन आ जाता है। चिकनापन स्पर्श प्रियता प्रवाह की हानि होती है और मिट्टी के पात्रों में चमकीलापन आ जाता है। मतलब जो चीज़ जैसे है उसका अपोजिट हो जाएगी कि कच्चे फल पक जाएंगे, पके हुए सड़ जाएंगे, गीले और पदार्थ विकृत हो जाएंगे, कोमल पदार्थ कठोर हो जाएंगे, ठीक है। माला मलिन हो जाएगी और गंध भी विकृत हो जाएगी। वस्त्र में सूखापन चकते और धागे हो जाएंगे। धातु आभूषण हीरा मोती लकड़ी जो भी है उनमें सब में मेलापन होगा। चिकनापन स्पर्श प्रियता प्रभा हानि, ये सब प्रभा की हानि होगी, स्पर्श प्रियता भी नष्ट हो जाएगी, चिकनापन भी नष्ट हो जाएगा। और जो मिट्टी के पात्र है वो चिकने हो जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली रुक्ष होते हैं तो वो चिकने हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विषदाता के लक्षण, कि किसी ने अगर किसी चीज़ में विष मिलाया है तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसी ने विष मिलाया है। ये क्वेश्चन 2-3 बार तो आया है। विषद शाव शुष्काशो विलक्षो विक्षते विष स्वेद वेपतु मांस्त्रस्तु भीत स्खलति जम्बते।
उसका मुख गोरा होने पर भी काली छाया युक्त होगा। चेहरा सूखा हुआ सा कांतिहीन हो जाएगा। लज्जित होकर इधर उधर दूर तक दिशाओं की ओर देखता रहेगा, अर्थात वह अपराधी होने के कारण किसी से नजर नहीं मिला पाता है। उसके शरीर से पसीना और कंपन होने लगता है। वो घबरा जाता है, डर जाता है। चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और बार बार जम्भाई रहता है। ठीक है, अगर वो गोरा होगा तो उसमें वो काला दिखेगा। ठीक है, और चेहरा सूखा और कांतिहीन हो जाएगा। दूर दूर देखेगा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, किसी से आंखें नहीं मिला पाएगा। ठीक है, शरीर में पसीना आएगा और कंपन होगा। वो घबराएगा, डरेगा, पैर लड़खड़ाएंगे और जम्भाई लेता रहेगा। ठीक है, हो गया। अब है विषैले अन्न की परीक्षा, अग्नि परीक्षा, कि अगर खाना विषैला है तो हम अग्नि पे डाल के पता कर सकते हैं ये विषैला है या नहीं। तो कैसे करेंगे? प्राप्य अन्न स विषम तो अग्निरेकावृत स्फुट्यति शिखी कंटाभ धूमार्चिर न चिरवोर अग्रगंधवान। यदि विषैला अन्न आग में डाला जाए तो क्या होगा? उसकी लो किसी एक ओर जाती है। नॉर्मली से बीच में चलती है लेकिन वो एक ओर जाएगी। ठीक है, वह अन्न अत्यंत फूटने लगेगा, चट चट की आवाज़ आएगी। मोर के गले के सदस्य नीली लो होगी या फिर धुएं के समान, या तो जो उसकी लो है वो नीली या फिर धुएं के समान होगी। ठीक है, मतलब धुआं निकलेगा वहाँ से। आँख की लो नहीं उठती और उसमें अत्यंत तीव्र दुर्गंध आती। तो अग्नि पर डालने पर एक और लो जाएगी, चट चट की आवाज़ होगी उस खाने से, उसकी लो नीली हो गया, सिर्फ वहाँ से धुआं निकलेगा, आँख की लो उठेगी ही नहीं, और ना जिसमें से बहुत तीव्र दुर्गंध आएगी। तो हमको समझना चाहिए कि हाँ, ये अन्न में विष है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग अभी भी खाना खाने से पहले आँख के ऊपर डालते हैं। ठीक है, वो एक तरह से ऐसे वो रिचुअल है कि भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन उससे एक तरह से परीक्षा भी होती है ना कि हाँ, उस भोजन में कुछ है या नहीं। और स्पेशल जो राजा लोग थे उनके यहाँ तो ये सारी परीक्षा होती थी, उसके बाद ही भोजन राजा करते थे। उसके बाद विषैले अन्न का प्रभाव, कि हम अगर इन जानवरों को विषैला अन्न खिलाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगी, उनमें क्या प्रभाव दिखेगा। म्रियते मक्षिका प्रायश्य काक श्याम स्वरो भवेत् उत्क्रोशन्ति च दृष्टेव एतशुक दात्युसाहरिका हंसं प्रस्खलति ग्लानिर्जीवन जीवस्य जायते चकोरा शक्षि वैराग्यम क्रौञ्चस्य श्यान मनोदयम् कपोत परभ्रद दक्ष प्रचक्र वाका जहत्शून उद्वेगम याति मार्जारम शक्रत मुंजति वानर रश्येन मयूरस्तद्दृष्ट्वा मंद तेजो भवेद् विषम इत्य अन्नम विषवद् ज्ञात्वा तज्जेदेवं प्रयत्नतः यथा तेन विपद्येरन अन्न अपि च क्षुद्रजंतुओं। तो क्या है? विषैले अन्न आहार को खाकर मक्खियाँ मर जाती है। ठीक है, कि अगर मक्खियाँ उस अन्न को खा रही तो वो मर जाएगी। कोए का स्वर क्षीण हो जाता है। उसे ऐसे अन्न को देखते ही सुग्गा, डाहत्यू तथा मैना पक्षी चिल्लाने लगते हैं। हंस लड़खड़ाने लगते हैं। जीव पक्षी विष को देखकर दुखी हो जाते हैं। चकोर की आंखों का रंग बिगड़ जाता है। क्रोंच को नशा चढ़ जाता है। कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा ये मर जाते हैं। बिलाव घबरा जाता है। बंदर देखते ही मल त्याग करता है। मोर विष को देख कर प्रसन्न होता है। देखो ये अलग है। ठीक है, मोर क्या होता है? विष को देख के प्रसन्न होता है। इसके देखने मात्र से विष का प्रभाव कम हो जाता है। मतलब अगर मोर ने देखा तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन विष का प्रभाव भी कम हो जाएगा क्योंकि वो सांप को खा जाता है ना, इसलिए। इन परीक्षाओं से उस अन्न को विष के समान समझकर छोड़ दे और उस अन्न को ऐसे स्थान पर डाल दे जिससे शूद्र प्राणी भी उसे खाकर न मरे। ठीक है, तो ये सारी एग्जामिनेशन है। पहले आँख पर की, फिर हमने पशु पक्षियों को खिलाकर देखा। उसके बाद है स्पर्शज विष, कि ऐसा विष जिसको सिर्फ स्पर्श करने से प्रभाव हो। तो कैसे पता चलेगा? फिर हमने स्पर्श कर लिया तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे। स्पृष्टे तो कंडू दाह ओष ज्वर अर्ति स्फोटे सुप्त्य नख रोम च्युति शोफा सेकाध्या विषनाशन सस्तास्तत्र प्रलेपाश शेव्य चंदन पद्म के स सोम वल्कल तालिश पत्र कुष्ठ अमृतानते। विषैले पदार्थ का स्पर्श होने पर खुजली, जलन, उष्मा और ज्वर होना, पीड़ा, उस स्थान पर फफूंदे निकलना, सुन्न पड़ जाना, नख रोम का उखड़ जाना, सूजन हो जाना आदि लक्षण दिखते हैं। ठीक है, और तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं? खुजली होती है, जलन होती है, गरम गरम भाप निकल रही, ऐसा लगता है फीवर आता है, पीड़ा होती है, छाले हो जाते हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और नख रोम का उखड़ जाना और सूजन होना।
तो हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, विषनाशक स्नान कराएंगे, अभ्यंग अवगाह मतलब टब्बात, लेप प्रलेप का प्रयोग करेंगे। तो कौन से लेप लगाएंगे, खस, सफ़ेद चंदन, पद्मकाष्ठ, कायफल का छिलका, इन सब, तालिश पत्र, कूट, गिलोय, तगर के कलका का लेप करेंगे और क्वाथ पिलाएंगे और इनके क्वाथों का अवयवों में सेंचन भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब उन जो जिन्होंने स्पर्श किया विष का उनके ऊपर लेप लगाएंगे, अभ्यंग स्नान करेंगे और जो हमने द्रव्य देखे ना उनका कलका का लेप लगाएंगे, उनको क्वाथ पिलाएंगे भी और उसका क्वाथ बना के उसके शरीर पर डालेंगे भी। ठीक है, क्या रहता है मुख में विष का प्रभाव, कि हमने विषैला पदार्थ खा लिया तो मुख में क्या प्रभाव दिखेगा, लाला जिह्वा औष्ट्रेयोर जाड्य मूषा चिमचिमायनम दंत हर्षो रसा ज्ञत्वम हनु स्तंभश्च वक्त्रगे सेव्याद्यस्तत्र गंडूषा सर्वम च विषजिद्धितम। यदि मुख के भीतर प्रदेश में किसी विष का प्रभाव हो गया हो तो उसमें यह लक्षण दिखेंगे, क्या, मुख में बार बार लार निकलना, सलाइवेशन ज़्यादा होगा, जीभ या होस्ट में जड़ता, जो जीभ और होठ है ना वो मतलब उनमें कोई काम नहीं करेगा, वो पूरे जड़ हो जाएंगे, जलन होगी, चुनचुनाहट होगी, दंत हर्ष होगा, रसों का ज्ञान नहीं होगा, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आएगा उसके खाने के बाद कि कुछ मीठा खा रहे, चरका तीखा खा रहे, कुछ भी खा रहे, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा। हनु स्तंभ, जो हमारा मैंडिबल जॉइंट है ना वो पूरा स्टिफ हो जाएगा। इनके तो क्या क्या है, बार बार लार निकलना, जीभ व ओठों में जड़ता, जलन, चुनचुनाहट, दंत हर्ष, रस का ज्ञान न होना और हनु स्तंभ होना। ठीक है, इनकी चिकित्सा विश्व अध्याय में बताइए कि खस आदि द्रव्य से बनाकर गंडूस करेंगे और भी जो विषनाशक चिकित्सा है ना वो हितकर होती है। गंडूस क्या होता है, मुंह के अंदर ना कुछ भी मेडिकेटेड क्वाथ पानी कुछ भी भर के और बस भर के ऐसे रखना, उसको चलाना नहीं। ठीक है, जैसे अपन गार्गल करते तो अपन उसको चलाते, लेकिन गंडूस से पूरा भर लो, उसको मूवमेंट नहीं करे ऐसा, तो उसका प्रयोग करेंगे या फिर जो भी विषनाशक चिकित्सा है उसका प्रयोग करेंगे। अब मुंह में गया तो हो सकता है कि आमाशय स्टमक में भी चला जाए, तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, तो आमाशय में क्या लक्षण दिख रहे हैं, आमाशय, पक्वाशय, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, आमाशय गते स्वेद मूर्छा आद्यमान मद भ्रमा रोम हर्षममीर दाह चक्षुर हृदय रोधनम बिंदुभिश्चयोद अंगाना पक्वाशय गते पुनः अनेक वर्ण वमति मूत्रत्य अतिसारित तंद्रा कृशत्वम पांडुत्वम उदरम बल संशय तयोर्वांत विरक्तस्य हरिद्रे घटभिगुण सिंधुवारित निष्पाव वाष्पिका शतपर्विका तंडुलियक मूलानि कुक्कुटांडम अवलगुजम नावन अंजन पानेशु योजयेद विश्रांते। ठीक है, तो आमाशय में क्या सिम्टम दिखेंगे, पसीना आएगा उस व्यक्ति को। ठीक है, मतलब विष आमाशय में चला गया, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम अगर आमाशय में तो हम उसको वमन के द्वारा निकाल सकते हैं, तो हम ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से करेंगे, तो हमको पहले पता तो चलना चाहिए ना कि विष है का। तो पसीना आएगा, मूर्छा, बेहोश हो जाएगा, आधमन, पेट फूल जाएगा, मद नशे जैसा लगेगा, चक्कर आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वमन वॉमिटिंग होगी, जलन होगी, आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, हृदय की गति में रुकावट होगी और शरीर के अवयव पर पानी के फफोले जैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आएगा कि आमाशय में विष है। या क्या होगा, पसीना आएगा, मूर्छा, आधमान, मद, चक्कर आना, रोंगटे खड़े होना, वमन, जलन, आंखों के सामने अंधेरा, हृदय की गति में रुकावट और शरीर के अवयव में पानी के फफोले जैसे क्या, बिंदुभिश्च चयो अंगाना। ठीक है, अब उसके बाद आता है पक्वाशयगत विष के लक्षण, अनेक रंग के वमन होना, मूत्र का अधिक होना, अतिसार, तंद्रा, कृष्टता, शरीर में पीलापन, उदर रोग और बल का क्रमशः क्षय होना, कि उसको भी वॉमिटिंग होगी लेकिन कुछ अलग अलग कलर वाली, वो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, डायरिया हो जाएगा, तंद्रा आएगी, शरीर क्रश हो जाएगा, शरीर पीला पड़ जाएगा, उदर रोग होंगे और बल का नाश होगा। हमें पता चल गया कि यहाँ पे विष है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। उपरोक्त लक्षणों में वमन तथा अतिसार का वर्णन है। इस स्थिति में हम देखें कि यदि वमन विरेचन आवश्यक हो तो आवश्यक अनुसार तो हो गए हैं, तो आगे की चिकित्सा करेंगे तो क्या, दारू, हल्दी की छाल, कटबी, गुड़, सिंधुवार के पत्ते, निष्पाव, हिंगुपत्री, बालवत, चौलाई की जड़, मुर्गी के अंडे का रस, बाकुची, इनका नस्य अंजन क्वाथ बनाकर पीने के रूप में करेंगे प्रयोग, इससे विष विकार शांत होते। तो हमने क्या देखा था कि अगर आमाशय में विष है तो हम वमन कराएंगे, पक्वाशय में तो विरेचन कराएंगे, लेकिन ये तो हो ही रहे ना, आमाशय के टाइम पे वॉमिटिंग हो रही है
पक्वाशय में विष तो वहाँ पर डायरिया हो रहा है, तो वमन विरेचन तो हो गया। तो बाकी जो दूसरी मेडिसिन है उनका नस से अंजन या फिर उनके क्वाथ का पान करेंगे। और विष विकार में घृत अत्यंत लाभकारी होता है, ठीक है। उसमें भी जो गाय का घी है ना वो उत्तम है, अगर उसका पान करा रहे हैं ना तो उससे बहुत जल्दी विष विकार शांत होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ताम्र और भस्म का प्रयोग। अगर शरीर में विष का प्रभाव पड़ा है तो हम ताम्र भस्म और स्वर्ण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे? विष भुक्ताय दद्याच्च शुद्धयोर ऊर्ध्व मदस्तथा सूक्ष्म ताम्र रज कालस शोद्रम हृदविशोधनम शुद्धे हृदि तथा शाणम हेम चूर्ण से दापयत। जिस व्यक्ति ने विष खाया है उसे वमन विरेचन विधियों से नीचे ऊपर शुद्ध हो जाने पर प्रतिदिन 1 रत्ती ताम्र भस्म 1 तोला मधु के साथ प्रातःकाल सेवन करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। इसमें विशेष रूप से हृदय का शोधन होता है। हृदय शुद्धि हो जाए तब इस रोगी को 1 क्षाण स्वर्ण भस्म का प्रयोग कराएं। तो क्या है, जिस दिन विष खाया है उसके बाद हमने वमन विरेचन सब करवा दिया, उसके बाद हम क्या देंगे उसको, रोज 1 रत्ती ताम्र भस्म देंगे, किसके साथ? मधु के साथ, ठीक है। 1 रत्ती मतलब क्या होता है? 125 mg, ठीक है। उससे हमने दिया, उसके बाद हमने देखा जब तक उसका हृदय का विशोधन हो रहा है कि नहीं, हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं। हृदय विशोधन हो गया, उसके बाद हमने दिया स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म कितनी दी हमने? 1 क्षाण, ठीक है। तो 1 क्षाण बराबर क्या होता है? 4 माशा, मतलब 24 रत्ती, ठीक है। तो 24 रत्ती कितनी होगी फिर उसमें? 3 ग्राम। 3 ग्राम बराबर 1 क्षाण होता है, ठीक है। तो 3 ग्राम हम स्वर्ण भस्म देंगे उसके बाद उसको, ठीक है। तो पहले हम देंगे उसको 125 mg मधु के साथ ताम्र भस्म, फिर हृदय शुद्ध हो जाए उसके बाद हम देंगे उसको 3 ग्राम स्वर्ण भस्म, ठीक है। ये मान वगैरह ना आपको भेषज की कल्पना में आएगा। और स्वर्ण भस्म ताम्र भस्म कैसे बनाते हैं वो रसशास्त्र में पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस सोना लिया और उसको कूट के बस भस्म बना ली, उसको बहुत बार शोधन करना पड़ता है। फिर उनको बहुत कम से कम 10-20 फूट दे के या फिर 100 फूट दे के उसको भस्म बनाते हैं, उसको जलाते हैं। फिर उस भस्म में भी कुछ शोधन वगैरह जो करना वो करते हैं और उसके बाद में फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर उनको नॉर्मली ऐसे यूज़ करेंगे तो वो खुद ही विषैला प्रभाव करेंगे बॉडी में। स्वर्ण भस्म का प्रभाव, कि स्वर्ण भस्म का क्या प्रभाव दिखेगा? न सज्जते हेम पांगे पद्मपत्रे अम्बुवद विषम जायते विपुलम चायुग्रे अप्यशे विधि स्मृतम। जो सदा इस प्रकार स्वर्ण भस्म का सेवन करता है उसके शरीर में विष का प्रभाव इस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कमल पत्र पर जल का स्पर्श नहीं होता। स्वर्ण का सेवन करने से आयु बढ़ती है, गर्भ विष, मूल विष की चिकित्सा भी इस प्रकार की जाती है। मतलब जो नॉर्मली स्वर्ण भस्म का प्रयोग करता है अगर उनके शरीर में विष चला भी जाए तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी की बूंद करता है वो अलग ही दिखती है ना, उसको अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं करती है उस प्रकार। और स्वर्ण भस्म से क्या होता है? आयु बढ़ती है, गर्भ विष, मूल विष की चिकित्सा होती है। आप लोगों ने सुना होगा स्वर्ण प्राशन के बारे में कि जिन बच्चों जो मतलब छोटे बच्चे हैं उनको स्वर्ण प्राशन कराते ताकि उनको कोई डिसीज़ नहीं होती है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण भस्म की क्वालिटी है कि अगर उसको अच्छे से सेवन कर रहे हैं तो वो बॉडी में कोई डिसीज़ होने मतलब डिसीज़ के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं विरोधी आहार। विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्धम अपि च आहारम विद्याद विष करोपमम। विरुद्ध या परस्पर विरोधी आहार भी विष तथा गर्भ विष के समान होते हैं, ठीक है। विरुद्ध आहार क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि इनको साथ में नहीं खाना है, दूध और दही को साथ में नहीं खाना है, मछली के साथ दूध नहीं खाना है, घी और मधु को साथ में नहीं खाना है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आप साथ में मिलकर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें वो क्या होते हैं? विरुद्ध आहार। क्योंकि विरुद्ध आहार खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो दोष है ना वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई डिसीज़ करे लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, वो बढ़ के शरीर में डिसीज़ उत्पन्न करते, वो बाहर नहीं निकलते, तो उनको क्या बोलते हैं? विरुद्ध आहार। अनुपदेश्य मांस, मतलब उसको किसके साथ नहीं खाना चाहिए? अनुपमामिषम मांस शोद्र क्षीर विरुडके विरुद्धते सह विषेर मूलकेन गुणेन वा विशेषात पैसा मत्स्य अपि चिलचिम। तो अनुप मांस को क्या है? उड़द, मधु, दही, अंकुरित धान के साथ परस्पर गुणों के विपरीत होता है। उड़द, मधु, दही और अंकुरित धान बीज, मूली, गुड़ के साथ भी विरुद्ध होता है। विशेषकर दूध के साथ मत्स्य का सेवन न करें।
उनमें भी चिलचिम, जो आपने देखा था मत्स्य वर्ग में चिलचिम सबसे अधम मत्स्य, तो चिलचिम नामक मछली का तो कभी भी दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है दुग्ध का पान। विरुद्धम अम्लम पैसा सह सर्वम फलम तथा तद्वत कुलत्थ वरकंकु वल्लम कुष्ठका। अम्ल रस पदार्थ सभी पदार्थ है फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। अम्ल रस वाले पदार्थ और फल को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये विरुद्ध होते हैं। अभी तो सब जूस वगैरह ये सब में हम कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली पहले तो विरुद्ध होता है। अभी हम इतनी सारी विरुद्ध चीज़ें खाते हैं कि हमको ओक साथ में हो गया है। कुछ चीज़ बुरी है लेकिन हमने इतनी खा ली कि हमारे शरीर में कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखेगा। इस प्रकार कुल्थी, दालक, कंगुनी, मटर, मोट आदि भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार के लक्षण। भक्षित्वा हरितकम मूलक आदि पयस्तचेत। मूल्य आदि हरे पदार्थ खाकर उनके तत्काल बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज देख लिया विष के लक्षण, विष के प्रभाव, विरुद्ध अन्न, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।